और अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दोबारा से चर्चा में वापस आते, एक बड़ी खबर थी इसलिए वहां पर जाना पड़ा। अजय वर्मा जी, अश्विनी उपाध्याय जी याचिकाकर्ता जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, मुख्य उद्देश्य इसका सिर्फ दिल्ली चुनाव और कुछ नहीं। देखिए हिमांशु जी, जी सबसे पहले तो चूंकि मैं पिछले 10-15 दिनों से 4 तारीख को मेरे पिताजी का स्वर्गवास परलोक गमन हो गया था। 15 तारीख को उनकी 13वीं तिथि करके कल हम गाजियाबाद आए और ज्वाइन करें। तो मैं कुछ कटा हुआ था बहुत सारी चीजों से, लेकिन मेरे पास जो अपडेट्स और उसकी चीजों के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे वकील हैं, लेकिन इन्हें पूरा देश जानता है कि मेरे साथ कई डिबेटों में भाजपा के नेता के रूप में पहले बैठा करते थे 2015, 16, 17, 18 में। अब एडवोकेट के रूप में बैठते हैं। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वो स्पीच है, वो प्रोपोगंडा जो देश में केवल हिंदू मुस्लिम का एजेंडा और सोशल फैब्रिक खत्म करने के लिए टारगेट करते हैं, और उस चीज पर ही ये इन्होंने कभी जनहित में मजदूरों के ऊपर याचिका नहीं करी होगी। इनसे पूछा जाए कि गरीब व्यापारी जो जीएसटी से मर रहा है क्या उस पर याचिका करेंगे? मेरा सुझाव है इनके लिए, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं, इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ 1991 का जो वर्शिप एक्ट था वो सरकार से पास होकर, संसद से पास होकर उसको देश की सोशल फैब्रिक, सामाजिक समरसता और उसके लिए बनाया गया था। अब ठीक है, इन्होंने अश्विनी जी को ये लगता है कि ये बुराई है तो इन्होंने इस पर कर दिया, और अगर कांग्रेस ने और अन्य दलों ने उसका खिलाफ लिया किया है तो ये उनका भी तो नैतिक दायित्व है, या उन्हें भारत का संविधान आर्टिकल 49 भी और भी कहता है और भी चीज देता है कि देश में हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि साहब वो इसलिए किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है? मैं भी तो कह सकता हूं कि इसलिए किया जा रहा है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोर्ट तय करेगा कि कैसे किया जा रहा है। हाँ, आपकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी जो 98 से दिल्ली में नहीं है, केवल उसको उसको प्रोपोगंडा बनाते हो, उसको हाईलाइट करते हो, उसके आईटी सेल से एक लिखित एजेंडा मिलता है इन सबको लोगों को, जो इस अश्विनी जी हैं और भी इनके नेता हैं, अभिनेता हैं, कि भाई दिल्ली में 98 के बाद जो सरकार नहीं बनी है किसी तरह से बनी जाए, लेकिन जनता बना नहीं रही। ठीक है। लेकिन अमितोष जी भी हमारे साथ में हैं, तो जो सवाल बार बार उठ रहा है कि आम इंसान का अधिकार तो छिन रहा है, आम इंसान का अधिकार छिन रहा है, और यही बात अश्विनी उपाध्याय और बाकी जो हिंदू धर्म है उनकी तरफ से ये याचिका उठाई गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे तो दो चीज के ऊपर बार बार स्ट्रेस दे रहे थे। वो था एक तो सेक्युलर और एक था सोशल फैब्रिक। मैं आपके माध्यम से और चुनौती से इनसे पूछूंगा ये जवाब दे कि जब इनके कार्यकाल में ये सारे काले कानून बने, जिसमें वक्फ हो गया, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट हो गया, नेशनल कमीशन एक्ट 1992 में आ गया, 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, 95 में वक्फ आ गया, ये जितने भी काले कानून बने, जो सारे ही काले कानून इसलिए क्योंकि वो सेक्युलर फैब्रिक को टच करते हुए कम्युनल हार्मनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हिंदुओं के विरुद्ध सारे कानून बने और मुस्लिम अपीसमेंट के सारे कानून बने। अभी इन्होंने सेक्युलर की बहुत बड़ी बातें कही, हालांकि जो इन्होंने आर्टिकल बताया उसके इन कानून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और उसकी साइटेशन है 1994। ठीक है, एक साल पहले जब 1995 में कांग्रेस सरकार वक्फ लेके आई थी, क्या कहा? सेक्युलरिज्म इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद कम्युनल और रिलीजियस कंसेप्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आप सेक्युलर का मतलब क्या समझते हैं? आप सेक्युलर का मतलब ये समझते हैं कि वो सारे कानून बना दीजिए जो हिंदू के विरुद्ध हो और मुस्लिम अपीसमेंट के लिए हो। तो चलिए एक और मैं आपके उदाहरण से एक और हिस्ट्री में जाता हूं। जेपी कपराली ने पार्लियामेंट में डिबेट में समय क्या कहा? अक्यूज नेहरू इंडल्जिंग इन कम्युनलिज्म ड्यूरिंग अ डिबेट इन पार्लियामेंट। और नेहरू का एक वक्तव्य मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू ने लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए दिसंबर 1929 में क्या कहा? आई वॉज बोर्न ए हिंदू but I do not know how far I am gratitude and justified calling myself the one। ये वो नेहरू जी थे जिनके कार्यकाल में लगातार तरीके से आया, और इटालियन एक पत्रकार को, एंड्रे मैक्लूरे को, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, ये कहते हुए कहा कि सेक्युलर स्टेट इन ए रिलीजियस कंट्री विच आई फेल टू मेंटेन। नेहरू सेक्युलरिज्म हमेशा एक माइनॉरिटिज्म रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर में जब एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में चल रहा था, कौन लेके आया था? जैनल अबेदिन, और उसके बीच में ही फिर लेके आ गए। और क्यों लेके आए? 1947 15 अगस्त को जो डेट तय करी थी, क्यों तय करी गई? कांग्रेस की सरकार की, भारत की आजादी के बाद ही मंदिर टूटे हैं क्या? ये जब कांग्रेस सरकार थी तभी मंदिर टूटे क्या? मंदिर तो कब से टूट रहे थे। आपने हिंदुओं का अधिकार ले लिया वर्शिप का,
29 और 30 लेके माइनॉरिटी का राइट ले लिया। सच्चर कमेटी को इंप्लीमेंट करते हुए रघुनाथ कमेटी के साथ आपने एसटी एससी कम्युनिटी हिंदुओं के रिजर्वेशन का राइट ले लिया, और फिर आप कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म, हम कम्युनल की बात करेंगे। इस देश में काले कानून आए हिमांशु, और जब काले कानून आए तो एक मैं आपके माध्यम से लिस्ट देता हूं, हिंदू रेफ्यूजीज को डिनाइड करा सिटीजनशिप के लिए। ये सेक्युलर नहीं है, ये कम्युनल है, लेकिन कांग्रेस के लिए सेक्युलर है। ठीक है। मुस्लिम फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेस, नो लिमिटेशन, नो एविडेंस ऑफ राम के ऊपर मैं भी एफिडेविट दिया था। तो इनके लिए जो सेक्युलर है ना हिमांशु, ठीक है, अब मैं और जल्दी से रिएक्शन सभी का ले लेता हूं, फिर इस पर और बात की जाएगी। पवन सिन्हा जी, ठीक है, पवन सिन्हा जी, तस्वीरें बहुत आ रही हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, और हमने देखा कभी कुंभ पर बयान आता है, कभी संबल पर बयान आता है, कभी किसी चीज पर बयान आता है। तो क्या यही सनातन विरोधियों को चुभने लगा है, ऐसा हिंदू धर्म की तरफ से कहा जा रहा है? तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यही वजह है कि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है? जी हाँ, ये बड़े स्पष्ट सी बात है कि देश में 1930 से लेकर आज तक जितने कानून आए या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज 2013 से पहले तक की बोली, वो ज्यादातर हिंदू के विरोध में बोली, सनातन संस्कृति के विरोध में बोली। शिक्षा नीति भी आई तो वो भी हिंदू और सनातन संस्कृति के विरुद्ध थी। अब आप कांग्रेस की लैंग्वेज में दो वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, वो कहते हैं अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। तो क्या वो हमको कोई धमकी दे रहे हैं? इस देश की अखंडता को खतरा हो सकता है क्या? क्या हमारे पास उसके रेमेडियल मेजर्स नहीं है? संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को क्या कोई खतरा पहुंचा सकता है? ये इंटरनल मैटर्स हैं, दो कम्युनिटीज के मैटर्स हैं, इसमें अखंडता और संप्रभुता कहां से आ गई? अब तीसरी चीज आती है, वो कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। सेकुलरिज्म के विरुद्ध नहीं है ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध था कि जब ये एक्ट बनाया गया, क्योंकि जब कोई एक्ट बनाया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, तो उस दिन तक सारी तस्दीक की जाती है कि अब कोई मसला बचा तो नहीं है। अच्छा। तो क्या कोई मसला बचा था कि वहां पर सारी धरोहर को चेक कर लिया गया था? तो ये अपने आप में एक ऐसा डिसीजन ले लिया गया कि बस जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, बस 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 सारे विकेट खत्म हो गए, सारे तरीके से ये एक्ट बना दिया। अतिकुर रहमान जी आऊंगा, लेकिन एक जवाब दे दीजिए। जी जी अजय वर्मा जी, अतिकुर रहमान जी बस तुरंत आ रहा हूं। हाँ देखिए, अभी अमितोष जी कह रहे थे और वो एक किताब लेकर बैठ के जो आंकड़े थे पढ़ रहे थे, वो तो सब लिखे हुए पूरे देश को पता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात देश के प्रधानमंत्री भाजपा का सारा सेल और इनके सहयोगी का, जिसको मैं आंकड़े दे रहा था, जो भैया मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा 20 सेकंड मांगे फिर आप बोल। संविधान पढ़ते और आप खाली संविधान बांटते हैं। अच्छा नहीं तो आप किताब में बोलिए, संविधान की तो वैल्यू रखिए। सुन लीजिए, मैं संविधान की देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहने से इसलिए फायदा नहीं है कि वो यहाँ नहीं है, वो आसमान में है, और आपको उसके लिए उनसे बात करने या उनकी चीजों को करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर आप जाएंगे तो पता लगाएंगे, इसलिए बार बार पंडित जी